के लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है टेम्परेचर इन्वर्जन का। एडियाबेटिक लैब रेट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज में। मोस्ट प्रॉब्ली आपका 52nd, 53rd, 54th आप देख लीजिएगा, उसमें से आप पढ़ लीजिए एडियाबेटिक लैब रेट। ठीक है, क्या होता है एक बार शॉर्ट में देखेंगे। हमारा गैस का एक छोटा सा एक पार्सल है, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है टेम्परेचर आपका नीचे की तरफ जाता है, यानी टेम्परेचर गिरता है। उसी तरीके से वही आपका गैस पार्सल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो टेम्परेचर आप इंक्रीज देखने को मिलेगा आपको। तो ये हमारा नॉर्मल सिचुएशन इस तरीके से बनता है। लेकिन अभी हम लोग बात करें टेम्परेचर इन्वर्जन की। क्या हो ऐसा हो कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं थोड़ी देर जाने के बाद हम देखेंगे टेम्परेचर इंक्रीज होने लगे। तो ऐसा सिचुएशन जब कभी आता है तो इसे हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। आइए स्क्रीन पे देखते हैं। हमको एडियाबेटिक लैब्स रेट का तो पता है क्या होता है। जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे आपका टेम्परेचर जो है आपका डिक्रीज होता चला जाता है। हम लोग देखते हैं उसी तरीके से ऊपर से जब नीचे आ रहा है, एक पार्सल ऑफ एयर है विच कम्स डाउन, नीचे आने की कोशिश करता है, तो हम देखते हैं उसके साथ साथ ही साथ टेम्परेचर उसका इंक्रीज करने लगता है। तो ये जो हमारा ये तो होता है नॉर्मल केस, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं है कि अच्छा नहीं पढ़ा हुआ तो ऑब्वियसली आपका एडियाबेटिक लैब्स रेट वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। अभी यहां पे हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन का। क्या होता है टेम्परेचर इन्वर्जन? टेम्परेचर इन्वर्जन में ये होता है कि जैसे जैसे आप हमारे धरती से ऊपर निकल जाते हैं वैसे वैसे आप सोचते हैं कि भाई टेम्परेचर गिरना चाहिए। हाँ, होता भी वैसे, टेम्परेचर आपका स्टार्टिंग में तो गिरता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद अचानक से ये टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। और यही वो लेयर, तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब बीच में एक लेयर आ गई आपकी जो कि आपकी वार्म एयर जिसमें भरा हुआ है। तो इस लेयर को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन लेयर, और इस लेयर में हम देखते हैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो पूरा जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका इन्वर्जन लेयर। ठीक है, यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करता नजर आता है, यानी कि हम समझ गए कि वार्म एयर हो रहा होगा, वार्म एयर होगा इस लेयर में। अच्छा, ये थोड़ी कुछ देर तक तो इंक्रीज करता है टेम्परेचर, उसके बाद दोबारा डिक्रीज करने लगता है, नॉर्मल सिचुएशन हमारा दोबारा मिलता है। यानी कि क्या समझ सकते हैं हम लोग, भाई ऊपर कोल्ड एयर, ठीक है, नीचे भी आपका कोल्ड एयर, लेकिन बीच में आपका इस तरीके से वार्म एयर हो जाता है। ऐसा सिचुएशन आपका हो जाता है तो क्या होगा? दो सवाल हैं। पहली बात, ऐसा सिचुएशन होगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, और ऐसा सिचुएशन क्यों होता है, व्हाई। तो इन दोनों का जवाब हम लोग लेंगे। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे कि भाई ऐसा सिचुएशन आखिर होता क्यों है। ठीक है, ऐसा होता क्यों है, कौन कौन से केसेस में हो सकता है, पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके इफेक्ट्स देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला रीजन हो सकता है कि देखिए हम जानते हैं कि दिन में आपका जो अर्थ है रेडिएशन से हीट लेता है, रेडिएशन से हीट लेने के बाद रात में तो कोई हीट आ नहीं रही, तो जो भी उसने एब्जॉर्ब किया है रात में वो आपका बाहर निकालता है। कैसे बाहर निकालता है? मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा भाई, रेडिएशन में कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद कन्वेक्शन या कंडक्शन हो सकता है, इसमें आपकी मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, कंडक्शन में क्या होगा कि भाई धरती के पास जो एयर है जो बिल्कुल स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा, वो आपका हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, उसके बाद आगे वाले लेयर में जब वो हीट पहुंचाएगा तो हो सकता है हवा बह रही हो, तो हवा के साथ ये ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियम अगर स्टेशनरी है तो होता है कंडक्शन, मीडियम अगर मूव कर रहा है तो होता है कन्वेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया, ये तीन तरीके से हम लोग हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो फिर खैर हमारा फिजिक्स का टॉपिक था। अब हम लोग बात करते हैं सिचुएशन क्या हो रही है। अब ये जो हीट बाहर निकाल रहा है, अभी सिचुएशन ऐसी है, सर्दियों का मौसम है, विंटर्स का सीजन है और काफी लंबी रातें होती है, रातें काफी लंबी होती है, इसलिए जितना भी आपका इस टाइम ऑफ नाइट इज वेरी लॉन्ग। तो जब नाइट स्टार्ट होती है उस समय ऐसा होता है कि भाई धरती आपका इस तरीके से एनर्जी निकाल रही है, लेकिन आपकी नाइट काफी लंबी होती है, तो इन द एंड लास्ट पोर्शन ऑफ नाइट क्या होता है, सारा एनर्जी ये बाहर निकाल देता है, सारा एनर्जी बाहर निकाल देता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो जमीन के पास का जो आपका एयर है दैट बिकम्स वेरी कोल्ड, वो काफी कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका काफी कोल्ड हो जाएगा, और जो गर्म हवा जो थी वो तो ऊपर चली गई। ठीक है, अब धरती के पास कोई भी हीट बची नहीं, तो धरती के पास जो भी आपका एयर पार्सल है वो दैट विल बिकम कोल्ड, और इससे ऊपर का जो सरफेस है जहां वार्म एयर धीरे धीरे ऊपर उठ गया ना, तो ऊपर की तरफ वार्म एयर हो जाएगा, नीचे की तरफ कोल्ड एयर हो जाएगा, और बिल्कुल ऊपर तो कोल्ड एयर होता ही है। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपका टेम्परेचर का इंक्रीज देखने को मिलेगा, कोल्ड से आपका वार्म ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जब ये लेयर खत्म हो जाएगा उसके बाद दोबारा डिक्रीज होने लग जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है ऑफ ग्राउंड रेडिएशन। ग्राउंड के रेडिएशन के कारण किस तरीके से आपका विंटर्स में
आपका ऐसा टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके कुछ इफेक्ट्स अभी भी देख लेते हैं। देखिए, जब ऐसा सिचुएशन कुछ होगा तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं भाई एडियाबेटिक लैप्स रेट से एक छोटा सा पार्सल ऑफ एयर है, आगे मूव कर रहा है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, जिससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 100% के आसपास होती है, तब हो जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, ये तब होता है जब धीरे धीरे एयर ऊपर मूव कर रहा है और टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। लेकिन अब क्या क्या हो रहा है कि क्योंकि ये कोल्ड एयर है, धीरे धीरे ऊपर मूव करेगा, लेकिन बीच में एक वार्म एयर आ जाएगा, यानी कि इस लेयर से ऊपर नहीं बढ़ पाएगा ये। भाई ऊपर बढ़ने के लिए टेम्परेचर का कम होना जरूरी है, अब ऊपर ये बढ़ पा नहीं रहा, यहां पे आके अटक जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन जब होगा तो क्या कोई क्लाउड्स बनेंगे? भाई क्लाउड्स बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यही ऊपर जाके हो सकता है क्लाउड बनाते। तो क्लाउड्स जब नहीं बनेंगे तो स्काई कैसा होगा? क्लियर होगा। एयर कैसा होगा? अनसैचुरेटेड होगा। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? इसमें वाटर वेपर नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा वाटर वेपर नहीं होगा, क्लाउड्स बनाएंगे नहीं, क्लियर स्काई होगा और हमारा एटमॉस्फेयर विल बी काम एंड स्टेबल एयर। ठीक है, तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्राउंड टेम्परेचर इन्वर्जन। तो पहला तरीका देखा क्यों होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। अगला तरीका देखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सब्सिडेंस इन्वर्जन। सब्सिडेंस इन्वर्जन को समझेंगे। देखिए, आपका सब्सिडेंस इन्वर्जन तब होता है जब धरती पर होता है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर यानी कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस। आप कहेंगे क्या होता है एंटी क्लाइड? आप नहीं, आपको तो पता है ना, एंटी क्लाइड जब साइक्लोनिक होता है तो हाई प्रेशर जहां पे भी होता है वहां पे इस तरीके से ऊपर का जो एयर पार्सल है नीचे की तरफ आने लग जाता है। ठीक है, ऊपर का एयर पार्सल यानी कि अपर एटमॉस्फेयर, अपर ट्रोपोस्फियर में जो भी आपका एयर है वो नीचे आने लगेगा। ठीक है, चलो नीचे आने लगा। जब नीचे आने लगता है, हमें पता है कि जब कोई भी एयर पार्सल नीचे आता है तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज करने लगता है। यही है आपका एडियाबेटिक लैप्स रेट। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये एयर जब नीचे आएगा तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा, ऑब्वियसली। अच्छा, टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा, उस टेम्परेचर इंक्रीज करने का रेट क्या होगा? इन्वर्जन रेट। अच्छा, अब ये बताइए ऊपर का जो एयर है ये ड्राई है कि वेट है? तो हमने कहा कि ये तो ड्राई है, क्योंकि भाई बारिश तो हो नहीं रही है, क्लाउड तो बन नहीं रहे इस समय, तो ये आपके वेट हो जाएंगे। ये अगर सॉरी ये वेट नहीं होंगे, ये ड्राई होगा, क्योंकि भाई हाई प्रेशर वाला सिचुएशन है ना, एंटी साइक्लोनिक जब कंडीशंस होते हैं तब कोई क्लाउड फॉर्मेशन तो होता नहीं है और आपका स्काई काफी क्लियर होता है, ड्राई सिचुएशन होता है। ठीक है, बारिश नहीं हो रही होती है, तो ये ड्राई होगा। और हम लोग जानते हैं ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट में आपका टेम्परेचर काफी ज्यादा इंक्रीज करता है एज कंपेयर टू वेट। तो ये ड्राई एयर जब नीचे आएगा तो टेम्परेचर काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, तो आपका नीचे आने से पहले ही बीच में ही ये काफी ज्यादा वार्म एयर आपका बन जाएगा। ठीक है, और नीचे धरती पे तो आपका टेम्परेचर कम है ही, इसलिए हाई प्रेशर है, तो यहां पे हो जाएगा कोल्ड एयर, बीच में हो जाएगा वार्म एयर और ऊपर ऑब्वियसली कोल्ड एयर। वैसा सिचुएशन, यानी कि ये सिचुएशन दोबारा आप देख रहे हैं टेम्परेचर इन्वर्जन का है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि ये कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे यही चीज लिखी है, जब ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट का टेम्परेचर काफी हाई हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। जैसे वेट एयर है, वेट एयर अगर नीचे आता तो लेटेस्ट से 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के रेट से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता, लेकिन क्योंकि ड्राई है तो ये रेट आपका बढ़ के प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। अगला इन्वर्जन का जो तरीका होता है उसको कहते हैं तो टर्बुलेंस इन्वर्जन। क्या हो रहा है, बीच में हमने एक पहाड़ खड़ा कर दिया, अब हवा जो है ये पहाड़ के आसपास ऐसे घूम के आ रही है, पहाड़ के आसपास घूम के आ रही है, तो पहाड़ के आसपास जब से घूम के आ रही है तो यहाँ पे एडीज फॉर्म होता है, यहाँ पे ऐसे हलचल मचती है। ठीक है, एडीज बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एडीज फॉर्म होता है, आपने देखा होगा ना, यहाँ पे मान लीजिए आप ऐसे कोई एक ऑब्स्टेकल रख दीजिए, यहां से ऐसे पानी आ रहा है, पानी जब यहां से ऐसे नीचे गिरता है इस वाले पॉइंट में इस तरीके से एडीज बनने लगते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कभी भी अगर ऐसा आप एक्सपेरिमेंट करें तो पहाड़ जब आ जाएगा तो भी कुछ इस प्रकार के एडीज बन जाएंगे। एडीज बनने के कारण इस वाले रीजन का जो वार्म एयर है वो अचानक से ऊपर उठने लगेगा, काफी तेजी से ऊपर उठने लगेगा, और काफी तेजी से ऊपर उठने की वजह से ये जो वार्म एयर ऊपर आ जाएगा और चारों तरफ इसके कोल्ड एयर है, बीच में आपका वार्म एयर आके इस तरीके से फंस जाएगा। ठीक है, तो ये भी सिचुएशन हो जाएगा कि नीचे कोल्ड, आगे कोल्ड, पीछे कोल्ड, हर जगह कोल्ड एयर, बीच में आपका वार्म एयर फंस गया है। ठीक है, तो ये सीन हो सकता है, ये भी आपका टर्बुलेंस इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, इस पर ज्यादा डिटेल नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फ्रंटल में क्या है? फ्रंटल में हमें पता है ये आपके कोल्ड एयर है, ये आपका कोल्ड एयर है। हमने साइक्लोन देखा था ना, टेम्परेट साइक्लोन में ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था। ठीक है, तो अगर आपने टेम्परेट साइक्लोन नहीं पढ़ा तो भाई पिछला ही लेक्चर आपका साइक्लोन का है, पढ़ लीजिए, और अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको समझ में तो आ ही जाएगा। देखिए, कोल्ड एयर अगर इस तरीके से आएगा तो बताइए कोल्ड एयर नीचे रहेगा कि वार्म एयर नीचे रहेगा? ऑब्वियसली कोल्ड एयर नीचे रहेगा, भारी होता है। और ये जब साथ में मिल जाएंगे दोनों कोल्ड एयर तो ये वार्म एयर को ऊपर खिसका देंगे,
तो नीचे कोल्ड हो जाएगा, ऊपर वार्म एयर हो जाएगा। तो यही यही कंडीशन हो जाएगी टेम्परेचर इन्वर्जन की। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो ये आपका अगला टाइप होता है टेम्परेचर इन्वर्जन क्रिएट करने का। तो नेक्स्ट हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, वैली इन्वर्जन। वैली में भी आपका टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलता है। कैसे भाई? देखिए, आपका पहाड़ है, पहाड़ में ऊपर ऐसे रॉक्स होंगे, तो रॉक्स होते हैं वो जल्दी आपके ठंडे हो जाते हैं। रात का समय है, विंटर का सीजन है, तो विंटर सीजन में रातें काफी ज्यादा ठंडी होती हैं, जिसकी वजह से आपका ऊपर के जो रॉक्स होंगे कोल्ड हो जाएंगे। ठीक है। और नीचे होगा वैली, वैली में बहती है नदी, और नदी में होता है पानी, और पानी इतनी तेजी से ठंडी नहीं होती, तो कंपैरेटिवली यहां पे हो जाएगा आपका लो प्रेशर, और यहां पे ठंड की वजह से हो जाएगा हाई प्रेशर। तो हवा क्या हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करती है? बिल्कुल। तो ये आपका फ्लो करने लग जाएगा। ये ठंडी हवा आपके वैली में रात में इस तरीके से फ्लो करती है, जिसे हम लोग कह सकते हैं माउंटेन ब्रीज, जिसे हम लोग माउंटेन ब्रीज भी कहते हैं, माउंटेन ब्रीज। ठीक है, आगे इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग देखेंगे, अभी इतना ही समझिए। तो ये माउंटेन ब्रीज जब होती है, नीचे आपका कोल्ड एयर नीचे पहुंच जाती है वैली में, और वैली की जो एयर है वो धीरे धीरे आपका लैब स्टेट के कारण ऊपर बढ़ती रहती है। ठीक है। तो ये जो गर्म हवा ऊपर पहुंच गई, हल्की होती है ना, ये ऊपर पहुंच गई, इसकी जगह लेने आ गया आपका कोल्ड एयर। तो ऊपर हो गया वार्म एयर, नीचे हो गया कोल्ड एयर। तो ऐसा जब सिचुएशन होता है तो ऑब्वियसली वही सेम स्टेबल एयर कंडीशन। स्टेबल कंडीशन का मतलब कोई क्लाउड्स नहीं, क्लाउड्स बन ही नहीं पाएगा, ऊपर जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, रोक लेगा आपका बीच का जो वार्म लेयर है, क्लाउड्स को ऊपर जाने नहीं देगा। ठीक है। तो क्या बारिश होगी? अरे बारिश बिल्कुल नहीं होगी। क्या आपका एनवायरमेंट ड्राई होगा? हाँ बिल्कुल, बारिश नहीं होगा तो ड्राई होगा, कोई क्लाउड्स नहीं होगा। ठीक है। और स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होंगी और काफी ज्यादा ठंडी होगी। ठीक है। अच्छा, यहां पे ये बात करी हमने कि उस लेटस से कि नीचे से वाटर वेपर लेके हवा ऊपर आ रही है। ठीक है, जा रही है जा रही है जा रही है, लेकिन ये बीच में वार्म लेयर आ गया। ये हम लोग इफेक्ट्स देख रहे हैं। इफेक्ट्स पहला इफेक्ट देखा कि हमने, एक तो बारिश नहीं होती है, ठीक है, स्टेबल कंडीशन होते हैं, कोई क्लाउड्स नहीं होते हैं और क्लियर स्काई होता है। दूसरा कंडीशन हम देख सकते हैं कि यहां पे आपका फॉग देखने को मिलेगा। कैसे भाई? यहां पे लेटस से वाटर वेपर है, वाटर वेपर लेके एयर ऊपर गया और यहां पे वार्म एयर दिखा इसे, तो यहीं फंस गया। यानी कि ये जो वाटर है ये ट्रैप हो जाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। भाई ऊपर जाने के लिए टेम्परेचर कंटिन्यूअसली गिरना चाहिए, बीच में वार्म एयर का आपका पार्सल दिखेगा तो ये ऊपर जा नहीं पाएगा, वाटर ट्रैप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके स्मॉग बनेगा, फॉग बनेगा। स्मोक से मिल जाएगा तो वो स्मॉग बन जाता है, और अगर टेम्परेचर आपका 0 डिग्री से कम है तो फ्रॉस्ट बन जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार का सिचुएशन होता है। अब ये हाई एटमॉस्फेयर में नहीं है तो लो एटमॉस्फेयर में है। इसका मतलब आप गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं तो आपके सामने ऐसा वाटर ट्रैप्ड आपको दिखेगा, तो वो आपका विजिबिलिटी इफेक्ट करेगा। और अगर ये गलती से स्मोक के साथ मिल जाए तो आपका हेल्थ भी इफेक्ट करेगा। हेल्थ और विजिबिलिटी को ये काफी हद तक इफेक्ट करता है। दीज आर द इफेक्ट्स इफ देयर इज टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण ये सारे इफेक्ट्स हम लोग देख सकते हैं। यहीं पे हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन का टॉपिक हो गया समाप्त। चलिए, हम लोग ने टेम्परेचर इन्वर्जन यहाँ पे पढ़ लिया है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे वो होगा सीजनल विंड। ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा बहुत रिवीजन हम लोग परमानेंट विंड का करेंगे। उसके बाद सीजनल विंड देखेंगे, लोकल विंड देखेंगे। ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में ये है कि जितने भी हमारे सीजनल विंड्स हैं किस किस एरियाज में आते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से आपको याद करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। मैप के साथ आपको शो करूंगा, और साथ ही साथ आप तुरंत इन सारी चीजों को तुरंत वीडियो के साथ याद करते चलिए, और मैप लेके अगर आप बैठ पाए तो और भी ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। मैप में देखिए कहाँ कहाँ आपके कौन कौन से विंड्स आते हैं, और इन सारी चीजों को आपको याद करना है। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, आते हैं स्लाइड पे। एक शॉर्ट रिवीजन हम लोग मारते हैं विंड्स का। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं विंड्स क्यों फ्लो होता है, मेनली बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है। क्या होता है? एक हाई प्रेशर रीजन होता है, लो प्रेशर रीजन होता है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड मूव करता है। जहां भी लो प्रेशर है वहां से विंड ऊपर की तरफ मूव करता है, और जहां पे हाई प्रेशर है वहां से ऊपर ऊपर का विंड नीचे की ओर मूव करता है, ये मालूम है। तो जहां लोअर प्रेशर से विंड इस तरीके से ऊपर गया, दोनों साइड स्प्रेड कर गया, राइट साइड लेफ्ट साइड, उसके बाद हाई प्रेशर दिखा, हाई प्रेशर जहां भी दिखा नीचे आ गया, ऐसे एक सेल फॉर्म कर दिया। ठीक है। ये तो बेसिक चीजें हमें इसके बारे में पता ही है। ठीक है। लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन आपको हर जगह देखने को नहीं मिलता। क्यों? अगर हर जगह आपका फ्लैट सरफेस होता, कोई पहाड़ नहीं होता, कोई झरना नहीं होता, तो ऐसा ही सिचुएशन आपको देखने को मिलता। लेकिन फ्लैट सरफेस तो है नहीं, आपको हर कहीं कुछ जगह पहाड़ दिखेगा। हो सकता है पहाड़ के ऊपर से जाना पड़े, साइड से जाना पड़े, फिर नीचे आना पड़े। तो इस तरीके से बिकॉज ऑफ अनइवन नेचर ऑफ आवर टोपोग्राफी वी सी द डिफरेंस इन दिस विंड। विंड्स में कुछ कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। पहला रीजन तो टोपोग्राफी है, दूसरा रीजन है आपका कोरियोलिस फोर्स। ठीक है। दूसरा रीजन है आपका कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स हमें पता है फेरेल्स लॉ को फॉलो करता है। फेरेल्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी अगर विंड आपका एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो वो राइट की तरफ मूव करेगा,
और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में है तो वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। सदर्न हेमिस्फीयर में यही विंड होगा तो ये आपका लेफ्ट की साइड मूव कर जाएगा। इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। तो इस तरीके से हमारा विंड उत्पन्न होता है हमारे अर्थ में। ठीक है, तो हमें समझ में आया प्रेशर डिफरेंस और बाकी सारे रीजन, कोरियोलिस फोर्स और टोपोग्राफी। ठीक है, अब कितने प्रकार के होते हैं विंड, सबसे पहले हमने बात कर ली थी प्लैनेटरी एंड प्रिवेलिंग विंड्स की, है ना। इसके बारे में हम लोग अगर आप देख रहे हैं हमारा पूरा लेक्चर फिजिकल ज्योग्राफी का, तो ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं ये विंड्स हमें पता है। ट्रेड विंड्स होते हैं, वेस्टर्ली होते हैं, पोलर विंड्स होते हैं। अलग अलग रीजन में हमने देखा था आपके ट्रॉपिकल रीजन में 0 डिग्री टू 30 डिग्री के बीच में आप देखेंगे ट्रेड विंड्स। उसके बाद आपका यहीं पे आपका हेडली सेल बनता है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। फेरल सेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे 30 टू 60 में हमें देखने को मिलेगा वेस्टर्लीज, और फिर आपके पोलर विंड्स ऊपर, यानी कि 90 डिग्री टू 60 डिग्री वाले रीजन में आपके पोलर विंड्स आपको देखने को मिलते हैं। डायरेक्शन में पता है, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। यहाँ पे क्या देखेंगे, आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अगर हम लोग बात करें हमारे वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द लैंड पोर्शन आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यूरोप ले लीजिए, नॉर्दर्न अमेरिका ले लीजिए, छोटा मोटा पोर्शन ही आपका सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन है। बाकी मोस्ट ऑफ द लैंड आपका नॉर्थ में ही आपको मिलेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही आपको मिलेगा। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे स्पीड जो है नॉर्मल होती, बहुत ज्यादा नहीं होता। और ऐसा देखा गया है कि विंटर में स्पीड ऑफ दीज विंड्स आर मोर देन द स्पीड ऑफ द विंड्स इन समर्स। ठीक है, और यही सारे जो विंड्स हैं ये अगर मॉइस्चर पिकअप करते हैं और जगह जगह रेन का फॉर्मेशन भी करते हैं, ये रेन लिखा है मैंने, ठीक है, तो रेन भी कॉज करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर इज ओशन। अब ओशन के ऊपर कोई टोपोग्राफी तो होती नहीं है, तो कोई भी विंड को रोकने वाला नहीं होता, इसलिए यहाँ पे आपकी जो स्पीड है, आपकी स्पीड है काफी ज्यादा हाई होती है। ठीक है, लैंड कम होता है, उसकी वजह से आपकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। और आपके 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री इस आपके रेंज में आपका स्पीड काफी हाई होता है। तो 40 डिग्रीज में इन विंड को बोलते हैं रोरिंग 40s, और 50 डिग्री आपका लैटिट्यूड में बोलते हैं फ्यूरियस 50s, और 60 डिग्री में बोलते हैं स्क्रीमिंग 60s। ठीक है, तो ये होते हैं, दीज आर द नेम्स ऑफ दीज विंड्स। और रोरिंग 40s, तो रोरिंग 40s 40 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास आपका न्यूजीलैंड पड़ता है, जहां पे वेलिंगटन है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट जहां पे आपको ये विंड्स देख सकते हैं वो है आपका न्यूजीलैंड का वेलिंगटन। इसके नीचे तो कोई लैंड नहीं है, तो कोई आराम से तेजी से ये सारे विंड्स काफी फास्ट आपके फ्लो करते हैं। तो ये तो बात हो कर ली हमने प्लेनेटरी विंड्स की। मोस्ट ऑफ द बातें आपको यहां से पता है। ठीक है, नहीं पता है तो अगेन पुराने लेक्चर्स देखिए फिजिकल ज्योग्राफी के, आधे आधे घंटे के लेक्चर से खत्म हो जाएंगे, 2x पे देखेंगे तो सब पता चल जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीजनल विंड, सेकंड टाइप ऑफ विंड आर सीजनल विंड्स। ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ विंड थे ये परमानेंट थे, ये आपके परमानेंट थे विद वेरी स्लाइट वेरिएशन। आईटीसीजेड की मूवमेंट के कारण थोड़ा बहुत तो वेरिएशन दिखेगा, आईटीसीजेड के मूवमेंट के कारण थोड़ा वेरिएशन दिखता है, लेकिन मोस्टली ये सारे विंड्स परमानेंट विंड्स होते हैं। सीजन से थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है। सीजनल विंड्स होते हैं कि भाई सीजनल होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि सुबह एक विंड, मतलब जैसे डे एंड नाइट होने के कारण ये विंड हो सकते हैं, या आपका सीजन चेंज होने के कारण ये विंड हो सकते हैं। जैसे कि मानसून, मानसून में हमने देखा कि भाई आपका एक तो साउथ ईस्ट मानसून होता है और एक आपका होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, सॉरी साउथ वेस्ट, हाँ ठीक है, नहीं मानसून तो आपका साउथ वेस्ट मानसून होता है ना। हमने देखा था कि भाई साउथ वेस्ट मानसून इस तरीके से जाता है, आपका अरेबियन सी से पिकअप करता है और आपका इंडिया में बारिश करवाता है। ये तो आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है साउथ वेस्ट मानसून। एक नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, तो ये सीजनल है ना। जब बिल्कुल समर्स पड़ते हैं तो भाई साउथ वेस्ट मानसून आता है, समर्स खत्म हो जाते हैं तो आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून देखने को मिलता है। तो ये सीजनल वेरिएशन देखने को मिला। इसके अलावा लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में हमें पता था। अब बात करते हैं माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज के बारे में। ठीक है, ये हमने अभी टेम्परेचर इन्वर्जन पढ़ा ना, उसमें भी हमने ये चीज देखी थी माउंटेन ब्रीज के बारे में। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ। देखिए माउंटेन ब्रीज के बारे में पता है, हमने कहा था जब रात होती है तो काफी ठंड पड़ती है, यहाँ पे रॉक्स होते हैं, रॉक्स जल्दी ठंडे हो जाते हैं तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। नीचे आपका मोस्टली आपका नदी बह रही होती है, और तो वाटर हम जानते हैं कि उसका वो आसानी से ठंडा नहीं होता, तो कंपैरेटिवली यहाँ लो प्रेशर पाया जाएगा। लो प्रेशर पाया जाएगा तो ऊपर से विंड नीचे की तरफ चली आएगी, माउंटेन से वैली की ओर। ये आप तो आपका वैली है, ये आपका माउंटेन है, माउंटेन से वैली की ओर जो मूव करते हैं इसको कहते हैं हम लोग माउंटेन ब्रीज। उसी तरीके से उल्टा सिचुएशन होगा दिन में। अब दिन में क्योंकि गर्मी पड़ रही है तो ये जो ऊपर की जो रॉक्स हैं वहां पे टेम्परेचर हाई हो गया, जिसकी वजह से लो प्रेशर हो गया है। और यहाँ पे नीचे वैली में तो आपकी नदी बह रही है और नदी जल्दी गर्म हो नहीं रही है,
तो ये अभी भी थोड़ा सा ठंडा रहता है रात के बाद। तो यहाँ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपका ऐसे विंड फ्लो करने लग जाएगा, यानी कि बेसिकली वैली से आपका माउंटेन की तरफ जा रहा है, तो इसे वैली ब्रीज कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार के सीजनल विंड्स हो गए। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहला लेक्चर जो हमारा था फिजिकल ज्योग्राफी का, उसी में हमने ये देखा था लैंड ब्रीज, सी ब्रीज। तो ये सारी बातें हमें मालूम है, एक रिवीजन हो गया। अब हम लोग मुद्दे की बात पे आते हैं, ठीक है। उससे पहले दो एक बात, लोकल विंड्स, ये थर्ड प्रकार का विंड है, लोकल विंड्स। लोकल विंड्स एक छोटे से एरिया में ये विंड देखने को मिलेगा आपको। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि आपका टेम्परेचर वेरिएशन होगा, लोकल टेम्परेचर डिफरेंस होगा। एक जगह लो प्रेशर हो जाएगा, एक जगह हाई प्रेशर हो जाएगा, और फिर वही आपका सेल फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से, विंड का सेल, और इस तरीके से विंड फ्लो करने लगेगा। लेकिन एक छोटे से एरिया में देखने को मिलता है ये आपके लोकल विंड्स होते हैं। तो अभी विंड का स्पीड मेजर करना आपका कहां पे, सी में, उसके लिए एक स्केल बनाया गया जिसका नाम है ब्यूफोर्ट स्केल। ये बनाया सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ट ने, ठीक है, 1805 में। क्या करता है? ये बताता है कि भाई आप समंदर में शिप लेके निकलेंगे, तो समंदर का किस तरीके से माहौल है, किस तरीके के विंड्स आपके फ्लो हो रहे हैं, तो ये जानकारी होगी तब हम लोग सेफ रह पाएंगे ड्यूरिंग ट्रैवल इन द सी। तो इस प्रकार का स्केल बनाया 0 से लेके 12 तक, है ना। तो ये स्केल के बारे में भी हम लोग को पता चला, ब्यूफोर्ट स्केल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे मुद्दे की बात पे। अब हमको जितने भी एरियाज हैं, उस एरियाज में कौन कौन से लोकल विंड्स होते हैं, कौन कौन से लोकल विंड्स उस एरिया में आप देख सकते हैं, उन सारे लोकल विंड्स के नाम याद करने हैं। तो सारे हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज जाएंगे, एक एक करके सारा चीज देख लेंगे। एक और चीज, ब्लैक इंक से जो भी लिखा है वो कोल्ड विंड्स है, और ब्लू इंक से जो भी लिखा है वो वार्म विंड्स है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, हम लोग कोल्ड विंड्स की बात करते हैं। सबसे पहला नॉर्दर्न, नाम ही नॉर्दर्न है, ये भी एक कोल्ड विंड है। इसके अलावा पापागायो आपका मेक्सिको में है, ठीक है। थर्ड हमने देखा ब्लिजार्ड आपका नॉर्थ अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, ये पोलर रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। इस स्लाइड में डाल दिया है हमने, और कहां डाले मतलब, ठीक है। तो इस स्लाइड में हमने डाल दिया ब्लिजार्ड, ये भी एक कोल्ड विंड है इन पोलर रीजन। अब आते हैं वार्म विंड पे। वार्म विंड में आपने देखा ब्लैक रोलर आपका नॉर्थ अमेरिका के प्लेन्स में आपको देखने को मिलेगा, प्लेन्स में इस ब्लैक रोलर वार्म विंड। इसके अलावा कैलिफोर्निया स्टेट है आपका यूएसए का, ये देखिए कैलिफोर्निया स्टेट में आपको दिखता है सैंटा आना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा चिनूक भी इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स देखने को मिलेगा आपका कनाडा और यूएसए में। तो ये रॉकी माउंटेन में फ्लो करता है हमारा चिनूक, ठीक है। यूएसए और कनाडा में है, रॉकी माउंटेन्स भी आपका कनाडा में भी है, यूएसए में भी है। तो इन रॉकी माउंटेन्स में हम लोग चिनूक देखते हैं, जिसको हम लोग स्नो ईटर के नाम से भी जानते हैं। क्यों भाई स्नो ईटर क्यों? बहुत आइसक्रीम तो नहीं खाता? नहीं, स्नो ईटर इसलिए कहते हैं कि भाई रॉकी माउंटेन में आपके होता है स्नो, आपका स्नो जमा होता है या बर्फ जमा होता है। जब ये गर्म हवाएं, ये क्या है, चिनूक क्या है, वार्म विंड से, जब ये वार्म विंड्स आपकी यहाँ पे फ्लो करेगी, तो जितना भी स्नो है वो आपका मेल्ट हो जाएगा। तो स्नो मेल्ट कर देगा, मतलब स्नो को गायब कर देगा, खा जाएगा स्नो को। तो इसलिए इसको स्नो ईटर भी कहते हैं चिनूक को, ठीक है। आई होप नॉर्थ अमेरिका के सारे याद हो गए होंगे। एक बार पॉज करके दोबारा दिमाग में दौड़ा लीजिए, सब याद हो जाएगा, ठीक है। और ये करने के बाद साउथ अमेरिका पे आइए। साउथ अमेरिका की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग कोल्ड विंड्स की बात कर लेते हैं। भाई कहाँ है कोल्ड विंड्स? ये देखिए टेरी नाम का कोल्ड विंड है, टेरी, ठीक है। पेरू और चिली में, ये आपका पेरू है, यहाँ पे आपका इक्वेडोर है, ठीक है, पेरू इक्वेडोर। तो पेरू और चिली में आपका टेरी है। इसके बाद बात करते हैं नेवाडोस आपका इक्वेडोर में है, तो इक्वेडोर में आपको नेवाडोस है। क्या ये कोल्ड है? हाँ, सारे ये कोल्ड है। और पेरू और चिली वाला टेरी, ये भी आपका कोल्ड है, ब्लैक इंक से लिखा है ना, समझ जाइए। इसके अलावा पैम्पेरो आपका चिली, अर्जेंटीना, यूरुग्वे में आपका कोल्ड विंड फ्लो करता है, ठीक है। तो ये पैम्पेरो हो गया। उसके बाद फ्राइजेम और सूराजॉन, ये आपका ब्राजील में, ठीक है। फ्राइजेम और सूराजॉन आपके अमेजन बेसिन ऑफ ब्राजील में ये आपके कोल्ड विंड फ्लो करता है, नाम याद रखिएगा। उसके बाद वार्म विंड में केवल एक ही है आपका जोंडा लिखते हैं इसको, ZONDA लिख दीजिए। जोंडा भी कुछ लोग लिखते हैं, JONDA लिख दीजिए, जो भी है। ये आपका एंडीज माउंटेन, जो आपके एंडीज माउंटेन्स है साउथ अमेरिका में, एंडीज माउंटेन, इस एंडीज माउंटेन्स में ये आप वार्म विंड देख सकते हैं, जोंडा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आपका साउथ अमेरिका के विंड्स के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करते हैं? अफ्रीका की, ठीक है। अफ्रीका में मेनली आपका नॉर्दर्न रीजन में ही देखने को मिलेगा, सहारा डेजर्ट में ही आपको मोस्टली देखने को मिलेगा। पहले बात कर लेते हैं हम लोग कंट्री स्पेसिफिक में हम लोग इजिप्ट की बात करेंगे, सूडान की बात करेंगे। तो इजिप्ट में आपका फ्लो करने वाला कौन सा है? देखिए खामसिम आपका नॉर्दर्न इजिप्ट में फ्लो करता है। इसके अलावा आप लोग सूडान में कौन सा है? हबब आपका नॉर्थ सूडान में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हबब। इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, फिर यहाँ पे मोरक्को आ जाइए। मोरक्को के किनारे यहाँ पे एक और आइलैंड है जिसका नाम है मदीरा आइलैंड।
तो मदिरा आइलैंड इज अंदर पोर्चुगल, पोर्चुगल कंट्री के अंडर आता है मदिरा आइलैंड। तो मदिरा आइलैंड और मोरक्को में जो फ्लो करने वाला वार्म विंड है दैट इज लेस्ट। अच्छा, इसमें कोल्ड विंड करते हुए संभावना ही नहीं है, सारा वार्म विंड ही देखेंगे हम लोग। सहारा डेजर्ट में कोल्ड विंड कैसे दिखेगा? तो कुल मिला के आप सारे वार्म विंड पड़ेंगे यहाँ पे अफ्रीका के सारे। तो ये हो गया, खामसिम हो गया, हबब हो गया, ठीक है। हबब के अलावा हमने देखा लेस्ट, लेस्ट भी देख लिया। अच्छा, अब पूरे सहारा में मोस्टली आपका हरमटन नाम का एक हॉट विंड फ्लो करता है सहारा में। ये पूरा सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट में हरमटन, और यही हरमटन का एक ब्रांच जो है वो गिनी कोस्ट, ये आपका गिनी कंट्री है, इसके साइड में गिनी कोस्ट है। गिनी कोस्ट में एक वार्म विंड आप देखेंगे, इसको बोलते हैं डॉक्टर विंड। तो गिनी कोस्ट में आपका हरमटन का दूसरा नाम डॉक्टर विंड है, क्योंकि ये जब विंड स्लो करना स्टार्ट करता है तो आपके अच्छी हेल्थ, गुड हेल्थ हो जाता है लोगों का, लोगों की हेल्थ काफी अच्छी होती है, बीमारियां बीमारियां नहीं लगती है इस समय। तो ये इसे इसलिए डॉक्टर विंड भी कहा जाता है गिनी कोस्ट में, ठीक है। इसके अलावा वेस्टर्न अफ्रीका भाई, ठीक है, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। तो वेस्टर्न जो सहारा वाला रीजन है, सॉरी वेस्टर्न अफ्रीका वाला रीजन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बर्ग, ठीक है। तो ये सारे हम लोगों ने, अच्छा एक बच गया आपका सिमूम बच गया। सहारा में हमने हरमटन देखा था, इसके अलावा सिमूम भी है। और सिमूम अगर आपसे अरबियन डेजर्ट में पूछे, सऊदी अरेबिया में अरबियन डेजर्ट में पूछे तो वहां भी आपको सिमूम देखने को मिलेगा। सहारा और अरेबियन डेजर्ट में सिमूम है। तो ये एशिया का भी मान सकते हो और अफ्रीका का भी मान सकते हो, ठीक है। ये बात होगी अफ्रीका की, है ना। भाई यूरोप का समझने से पहले हमको सबसे पहले ये मेडिटेरेनियन जो रीजन है, ये पूरा मेडिटेरेनियन रीजन है, ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा इटली है, ठीक है। इटली के आप ईस्टर्न साइड में देखिए, ये है एड्रियाटिक सी, ये एड्रियाटिक सी है। इसके अलावा यहाँ पे आपका टिरीनियन सी है, ठीक है। स्पेलिंग यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, TYRRHENIAN, टिरीनियन सी। और साउथ में आप देखेंगे आयोनियन सी, IONIAN, आयोनियन सी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप स्पेन के पास, ये स्पेन है ना, ये स्पेन के पास आप देखेंगे ये बैलेरिक सी है, BALEARIC, बैलेरिक सी, ठीक है। बैलेरिक सी देखा हमने, दिस इज नियर स्पेन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एजियन सी की बात करते हैं, AEGEAN, ठीक है, एगियन सी, वेरी गुड। अब देखिए आइलैंड की बात करें तो ये आपका इटली है, इटली का ये आइलैंड है जिसका नाम है सिसिली, SICILY, सिसिली। इसके अलावा आपके दो यहाँ पे और आइलैंड देख सकते हैं, एक ये नॉर्थ में, साउथ में। तो साउथ वाले आइलैंड का नाम है सार्डिना, और जो नॉर्थ वाला जो आइलैंड है इसका नाम है कॉर्सिका। कॉर्सिका क्या है? फ्रांस का ही आइलैंड है, ये फ्रांस का आइलैंड, इटली का नहीं है। बाकी आपका सिसिली और सार्डिना इज ऑफ इटली, इटली का है। तो ये आइलैंड देख लिए। अब इस मेडिटेरेनियन रीजन की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, कौन कौन से विंड्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए बोरा, एड्रियाटिक सी देखा, एड्रियाटिक सी के अंडर आपको देखने को मिलेगा बोरा। इसके अलावा माइस्ट्रो, आप कहाँ देखेंगे? तो आइलैंड देखे थे हमने, कॉर्सिका, सार्डिना। इसके अलावा आयोनियन सी और एड्रियाटिक सी में भी आपको देखने को मिलेगा माइस्ट्रो, ठीक है। माइस्ट्रो आपका एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, कॉर्सिका, सार्डिना। इसके अलावा पोनांट, कहां पर है? कॉर्सिका में, कॉर्सिका फ्रांस। तो कॉर्सिका आइलैंड में आपको पोनांट भी देखने को मिलेगा। माइस्ट्रो, पोनांट, बोरा। और मेडिटेरियन रीजन, पूरे मेडिटेरेनियन रीजन में आप देखने को मिलेगा हमें आपका ग्रिगाले या ग्रिगेल, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, तो ये ग्रिगेल देखने को मिलेगा, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फ्रांस में ये एक माउंटेन है, इसको बोलते हैं जूरा माउंटेन। जूरा माउंटेन पे जो आपका कोल्ड विंड है, ये सारे कोल्ड विंड है, ठीक है, वो है जूरा माउंटेन्स में, ठीक है। अच्छा, अब ये फ्रांस और स्पेन की बात करें, फ्रांस और स्पेन में आपको देखने को मिलेगा मिस्ट्रल, स्पेन एंड फ्रांस। और आपका रोन वैली में खासकर आपको देखने को मिलेगा, रोन एक रिवर है ना, उस रोन वैली में भी आपको मिस्ट्रल जो है विंड देखने को मिलेगा, कोल्ड विंड। इसके अलावा फ्रांस में आपका बायस है, फ्रांस में आपका बायस नाम का विंड भी फ्लो करता है, बायस, ठीक है। और स्पेन में एक स्पेशल विंड है जिसका नाम है लेवेंटर। तो देखिए मिस्ट्रल दोनों में, स्पेन और फ्रांस दोनों में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन केवल फ्रांस में मिलेगा बायस और केवल आपका लेवेंटर मिलेगा आपको स्पेन में, ठीक है। फिर आता है ये इटली के ऊपर ये आपका स्विट्जरलैंड है, और यहां पे आपका ऑस्ट्रिया है, ठीक है। और ये तो जर्मनी आप जानते ही हैं। तो आपका आल्प्स जो है, इस एरिया में आपका पूरा आल्प्स माउंटेन है, इस एरिया में। तो आल्प्स माउंटेन में चलने वाला जो विंड है उसको बोलते हैं फॉन, FAWN या FOHN। आल्प्स का स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, इन 3 कंट्रीज में देखने को मिलेगा, क्योंकि आल्प्स इन 3 कंट्रीज में है। तो आई होप बात समझ गए होंगे। ये तो बात होगी फॉन की। आगे बढ़ते हैं।
तो अब ये बचा पुर्गा। पुर्गा आपका रशिया में है, दोबारा देखेंगे हम लोग एशिया में, चिंता वाली बात नहीं है। तो ये पुर्गा आपका टुंड्रा रीजन ऑफ रशिया में देखने को मिलेगा, पुर्गा। उसके बाद वार्म करंट, करंट कह रहा हूं, वार्म विंड्स की बात करते हैं। वार्म विंड्स में आप देखेंगे ट्रामोंटेन, ये कहां पर है आपका, सेंट्रल यूरोप में। इसके अलावा सिरोको, सबसे इंपॉर्टेंट है सिरोको। सिरोको कहां है देखिए, आपका ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, और यहां पे आपका नॉर्थ अफ्रीका है। नॉर्थ अफ्रीका से आपके ऐसे विंड्स आते हैं, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका से आपके ऐसे वार्म विंड्स आते हैं और हिट करते हैं आपके इटली के आइलैंड्स को और इटली को, ठीक है। तो देखेंगे कहां देखेंगे, ये आपका सिसली हो गया, सिसली, साउथ इटली और नॉर्दर्न अफ्रीका, ठीक है, ये सिसली है, ये पता है ना सिसली। और आपका ये नॉर्दर्न अफ्रीका वाला रीजन है, नॉर्दर्न अफ्रीका, सिसली, और आपका इटली का रीजन, ठीक है। कौन सा इटली, सदर्न इटली, इटली का साउथ में। तो आपका मेडिटेरेनियन से आपका ये विंड आता है और हिट करता है। तो कैसा भी विंड है ये, वार्म विंड है। नाम क्या बताया, सिरोको, सिरो, SIROCCO। ये सिरोको विंड जो रेन लाता है इसे कहते हैं ब्लड रेन। एक्चुअली क्या होता है, आपका जो सहारा है, सहारा में आपका देर इज रेड सैंड। तो रेड सैंड जो है, यहाँ के जो भी विंड्स हैं ये रेड सैंड पिकअप कर लेते हैं, और फिर पानी पिकअप करते हुए यहाँ जो बरसात करते हैं, तो बरसात आपकी रेड रेड कलर की होती है, लाल रंग की बरसात होती है, इसलिए इसे रेड रेन भी बोलते हैं हम लोग। वाई, बिकॉज ऑफ द रेड सैंड ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका का रेड सैंड लेके बारिश कराता है, तो इसे ब्लड ब्लड कलर का, लाल कलर का रेन हो जाता है ये, ठीक है। तो ये देख लिया हमने सिरोको। सहारा से आपका मेडिटेरेनियन की तरफ ये विंड्स आते हैं, और इसके वजह से होता है ब्लड रेन। चलिए भाई एशिया की बात करते हैं। एशिया में देखिए आप, पहले तो कुछ कोल्ड विंड्स की बात कर ली हमने, बुरान। बुरान आपका रशिया और सेंट्रल एशिया में देखने को मिलेगा। इसके अलावा पुर्गा हमने पहले भी देखा, वो आपका रशिया में आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं हम लोग ईरान की। वेस्टर्न ईरान में दिखेगा आपको गोरिच, गोरिच, वेस्टर्न नहीं सॉरी, ईस्टर्न ईरान में गोरिच दिखेगा। इसके अलावा इराक में आपको दिखेगा शामल, शामल विंड, ये सब वार्म विंड है, गोरिच और शामल। बुरहानपुर का कोल्ड है, गोरिच, शामल, ये आपका वार्म है। इसके अलावा सुखोवे, सुखोवे आपका साउथ ईस्ट रशिया और कजाकिस्तान में हमें देखने को मिलेगा, वार्म विंड है ये, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में लू देखने को मिलेगा, नॉर्वेस्टर देखने को मिलेगा। नॉर्वेस्टर इंडिया के अलावा न्यूजीलैंड में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका जापान में कौन सा वार्म विंड है, दैट इज यामो नाम का एक वार्म विंड आप देखेंगे। इसके अलावा जावा आइलैंड में आपका कोइम्बैंग नाम का वार्म विंड है। तो ये सारे वार्म विंड आप देख सकते हैं एशिया में, ठीक है। पॉज करके याद कर लीजिए, इसको पॉज करिए, दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। फिर मूव करिए नेक्स्ट स्लाइड पे। आपको याद कोशिश करना है कि लेक्चर के साथ साथ चीजें याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग रशिया की। रशिया में आप देख सकते हैं विली विली, विली विली आपका नॉर्थ वेस्ट रशिया में आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट रशिया, ठीक है। तो भाई यहाँ पे कहीं देखने को मिलेगा विली विली। उसके बाद सदर्न बस्टर आपका न्यू साउथ वेल प्रोविंस है, ये न्यू साउथ वेल प्रोविंस में आपको सदर्न बस्टर देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये दोनों तो कोल्ड है, एक वार्म विंड भी देखने को मिलता है आपको, दैट इज ब्रिक फील्डर। कहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में आप देखेंगे दिस इज कॉल्ड ब्रिक फील्डर। तो आई होप ये समझ में आया हो। तो इसी के साथ ही यहाँ पे हमने सारे लोकल विंड्स याद हमने देख लिया, मैप में देख लिया, इसको आपको याद करने का आपका काम है। इसका मेन उद्देश्य यही था कि आपको लोकल विंड समझाने हैं और कौन कौन से एरिया में वार्म विंड है कि कोल्ड विंड है, ये सारी बातें आप बिल्कुल बाई मतलब ऑन योर फिंगर टिप्स होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं।